दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों, नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है दोस्तों कथन। अब कथन कहते किसे हैं? कथन कहते हैं कि वक्ताओं द्वारा की जाने वाली बातचीत को कथन कहते हैं। मतलब कि वक्ताओं द्वारा यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कथन कहते हैं। अब दोस्तों, कथन कितने प्रकार के होते हैं? कथन दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन, कथन के प्रकार। कथन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। कहने का मतलब कि जो सीधी सीधी बात की जाए, हम जैसे कोई बात कहे उसी बात को हम रिपीट कर दे तो क्या हो जाता है? वो प्रत्यक्ष कथन होता है। जैसे वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख देने पर क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ज्यों का त्यों मतलब कोई बात, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और उस व्यक्ति के बात को हम सेम टू सेम रिपीट कर दे, वही क्या हो जाएगा? वही डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट नरेशन क्या है? वही वक्ता द्वारा कही गई बात को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जैसे कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करने पर क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति कोई बात कुछ कहता है और उसके कहे गए बात को हम अपने अनुसार घुमा फिरा कर दे, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। दोस्तों, हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। मैं पहले से जान दिया हूं। जैसे कहा है कि राम सेड, फिर यहां कामा दे दिया, फिर इन्वर्टेड कामा कर दिया है। कहा कि ही इज अ फार्मर। राम ने कहा कि ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि राम जो कहा है वो क्या है? वो सीधे सीधे क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। अब उसी बात को यहां पे कह दिया गया है कि राम सेड दैट ही वाज अ फार्मर। यानी यहां पर इज था, यहां पर वाज, कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग उसको बदल दिया गया है। तो ये क्या हो गया? ये अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता है। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन के कितने भाग होते हैं? दोस्तों, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन के भाग। प्रत्यक्ष कथन के कितने भाग होते हैं? प्रत्यक्ष कथन के दो भाग होते हैं। पहला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला भाग क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब मींस क्या होता है? कहने वाला। कहने का मतलब जो किसी के बारे में कहता है वही क्या? कहने वाला। अब रिपोर्टिंग वर्ब होता कहां है? कामा के बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों, यहां पे एग्जांपल है, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही इज अ फार्मर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। दोस्तों, यहां पर देखिए, ये जो कामा है, ये इसके बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो भाग कामा के बाहर होगा यही क्या होगा? कहने वाला होगा। यही क्या कहेगा? मतलब कहने वाला काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और यही चूंकि राम का काम क्या है? कहना है, तो ये कामा के बाहर है, ये क्या हो जाएगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। दोस्तों, अब रिपोर्टेड स्पीच देख लेते हैं, यानी जिसके विषय में बात की जाए, यानी जो कहता है, जिसके बारे में कहता है, वो क्या होता है? वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे क्या है? यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं दोस्तों। यानी जो कामा, जैसे यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कामा है, यहाँ भी इन्वर्टेड कामा है। अब ये इसके अंदर वाला भाग जो हो गया, इसी अंदर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये कामा के अंदर है तो क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। उसी तरह ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। इस तरह यानी प्रत्यक्ष कथन के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कि पर्सन दोस्तों, अब पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड पर्सन होता है। दोस्तों पर्सन के साथ साथ हम लोग केस भी देख लेते हैं कि कारक कितने होते हैं और किस कारक में कौन सा पर्सन कैसे रहता है। दोस्तों तो यहां पर केस में सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोसेसिव केस। दोस्तों अब नॉमिनेटिव केस में जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी है, और ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन मी और अस है, और पोसेसिव केस में जो फर्स्ट पर्सन है वो माई आवर माइन होता है। दोस्तों ये क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन है, यानी आई वी मी अस माई आवर माइन ये फर्स्ट पर्सन है। लेकिन इसमें जो कर्ता कारक है वह है आई वी, कर्म कारक मी और अस है, और संबंध कारक माई आवर और माइन है। उसी तरह नॉमिनेटिव केस में जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में जो सेकंड पर्सन होता है वो भी यू होता है, और पोसेसिव केस में जो सेकंड पर्सन होता है वो योर्स। दोस्तों इसके अतिरिक्त जैसे दी, दाइन, दो ये सब सेकंड पर्सन में ही आता है, लेकिन जो हम नेसेसरी चीजें हैं उसी को यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट दे नाउन, ये हमारा क्या है, ये नाउन है। यानी नॉमिनेटिव केस में ही सी इट दे नाउन, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हर इट देम नाउन। उसी तरह पोसेसिव केस में हिज हर इट्स देयर ऑन हर्स। ये सब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा पर्सन है, और पूरा नरेशन किस पर डिपेंड रहता है, सब पर्सन पर ही डिपेंड रहता है। दोस्तों अब पर्सन को बदलने का फार्मूला है, फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ आरवी का दिया गया है, आर से मतलब रिपोर्टिंग हो गया, वी का मतलब वर्ब हो गया। यहाँ 1 2 3 1 upon s 2 upon o 3 upon n, यानी 1 का मतलब होता है फर्स्ट, 2 का मतलब होता है सेकेंड, 3 का मतलब होता है थर्ड, और s का मतलब सब्जेक्ट, o का मतलब ऑब्जेक्ट और n का मतलब नोचे। कहने का मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ये जो थर्ड पर्सन होता है ये होता है दोस्तों, ये नो चेंज होता है। कहने का मतलब नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। दोस्तों इस तरह हम पर्सन को बहुत केयरफुली देखेंगे कि कौन सा पर्सन किस केस में है। अगर हमें पर्सन समझ में आ गया तो नरेशन आसानी से आ जाएगा। कि नरेशन में यानी जो फार्मूला है, फार्मूला के अनुसार मैं यहां लिख दिया दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज मतलब नहीं बदलता है। अब दोस्तों यहां पर एक नोट्स दिखा हूं, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स चेंज इनटू अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन उसे परिवर्तित करते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ एगो, एगो को जब इनडायरेक्ट करेंगे तो बिफोर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दो हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, बिफोर का आफ्टर हो जाएगा,
टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा और द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हम और कुछ कर सकते, जैसे लास्ट मंथ उसको हम प्रीवियस मंथ कर सकते हैं, जैसे लास्ट नाइट उसको हम प्रीवियस नाइट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह जब इनडायरेक्ट बनता है तो ये जो वर्ड है वो क्या हो जाते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में तीन टेंस के चार चार भाग और चारों मिलाकर हो गए 12 टेंस। 12 में से 6 टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। वो 6 टेंस कौन कौन है जो इनडायरेक्ट में बदले जाते हैं, यहां पे दोस्तों मैं लिख दिया हूं। यानी पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पांचवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और छठवां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोस्तों यहां पे नोट में लिख दिया हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बदलता है। अगर डायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो जाता है तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, हम पर्सन बदलते रहते हैं। उसी तरह फ्यूचर टेंस के जो चारों टेंस होते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें भी कुछ बदलाव नहीं होता है। हम क्या करते हैं, केवल जो सहायक क्रिया होती है विल उसको वुड में बदल देते हैं तथा शैल को शुड में बदल देते हैं। दोस्तों हम शैल को वुड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इन सभी में पर्सन पहले जैसा बदलता रहता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस यानी किसमें बदलता है। जैसे ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। दोस्तों यानी इस तरह, यानी जो चारों प्रेजेंट होता है वो चारों पास्ट में बदल जाता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। इस तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, टेंस में बदलाव कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।